एपिसोड 1 की शुरू हमारी कहानी की हीरोइन सू को दिखाते हुए होती है। वो एक काल कोठरी में बंद थी। वो कह रही होती है कि आज उसका बेटा और उसका पति दोनों ही उससे अलग हो गए। वो जिस बच्चे को 12 साल से पाल रही थी वो उसका खुद का बेटा नहीं है। असल में उसका पति जो था वो दूसरी औरत के चक्कर में उसको धोखा दिया और वो बच्चा भी उसी का ही था। जो बात पता चलते ही उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुआ था और सच को छुपाने के लिए इन लोगों ने इसको काल कोठरी में बंद कर दिया था। अब थोड़ी ही देर में हमारी कहानी का हीरो पेई वहाँ पे एंट्री मारता है और उसे देखकर सारे उसके सामने झुक जाते हैं। वो सू के पति फेंग से पूछता है तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तो वो झूठ बोल देता है कि उसकी तबीयत खराब है इसलिए वो बिस्तर पे है। जो बात सुनकर वो कुछ नहीं कहता है। वहीं दूसरी तरफ सू के पास उसकी मेड आकर बोलती है कि कमांडर पेई आए हैं, तो अगर हम उनके सामने सब बता देंगे तो शायद वो हमें बचा लेंगे। मैं आपको यहाँ से छुड़ा रही हूँ। अब वो उसको वहाँ से छुड़ा लेती है, लेकिन वो दोनों पेई के पास आते उससे पहले ही गार्ड्स उसको रोक लेते हैं और दोनों को वहाँ पे मार डालते हैं। मरते मरते वो सोच रही होती कि काश वो अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले सकती। अब जैसे ही वो नीचे गिरती है तो तुरंत ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाता है कि वो 6 साल पीछे आ गई है, जहाँ पे वो हर चीज़ को देखकर सोच रही होती है कि ये सब पहले भी हो चुका है, ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि असल में वो तो 6 साल पीछे आ चुकी है। सो देखती है उसकी मेड को फेंग सजा दे रहा है, वो भी झूठे इल्ज़ाम लगाकर। उसको लगता है कि सिल्वर के पैसे उसने चुराया, जो देखकर सू कहती है रुको, इसको सजा मत दो, मुझे पता है वो पैसे कहाँ गए, इसलिए नहीं चुराया। फिर वो कहती है तुम भूल गए क्या, मैं जो सिल्वर के पैसे लाई थी उस पैसे से तुमने एक प्रॉपर्टी खरीद कर रखा है। ऐसा बोलकर वो प्रॉपर्टी का पेपर लाकर देती है, जो देखकर फेंग की होश उड़ गया था, क्योंकि वो सोच रहा था कि इसको ये बात कैसे पता चला, मैंने तो इससे छुपा कर रखा था। अब इसको कौन बताए कि सू ये सारी लाइफ जी चुकी है, तो उसको सब पता है। फिर सू कहती है कि तुम भूल गए क्या, तुमने नींद में मुझे बताया था। वो सोचता है मैंने कब इसको बताया। उसकी ऐसी बिहेवियर को देखकर वो सोचने लग जाता है कि इसको हो क्या गया है, ये आज ऐसी अजीब बिहेव क्यों कर रही है। फिर वो बाहर आती है तो उसकी सास और फेंग उसको बताते हैं कि उनको अपने बेटे को पढ़ाने के लिए पैसे चाहिए। जो सुनकर वो याद करती है कैसे उस बच्चे ने उसके साथ बदतमीजी से बात की थी और बोला था कि तू मेरी मॉम नहीं है, मेरी मॉम तो यही है। ऐसे कहकर वो अपनी रियल मॉम, जो कि फेंग की गर्लफ्रेंड होती है सिंग, उसको दिखाया था। वहाँ पे उसको ये भी पता चला था कि असल में फेंग ने जैसे ही सू का बच्चा पैदा हुआ था उसको इसके बच्चे के साथ अदल बदल कर दिया था, जिस वजह से उसको कभी भी पता नहीं चल पाया कि ये बच्चा उसका असली बेटा नहीं है। हम देखते हैं सू सारी बातें याद करके बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और कहती है कि मैं तो पैसे नहीं देने वाली हूँ, वैसे भी आप लोगों को पढ़ाना है तो आप खुद ही देख लो, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो लोग क्या सोचेंगे। इतनी अमीर फैमिली होकर बहू की दहेज लाए हुए पैसों से बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ऐसी बातें सुनाकर वो वहाँ से उनको भगा देती है। फिर वो सोचने लग जाती है कि कैसे भी करके उसको अपने बच्चे को ढूंढना पड़ेगा। फिर वो देखती है वहाँ पे एक बैग में कुछ टंगा हुआ है, जिसको निकाल कर वो स्मेल करती है और सोचती है कि अच्छा यही वो चीज़ है जिसके वजह से मुझे रैशेस आए थे और उन लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे जल्दी से एंटीडोट बनाना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो एक आदमी के पास आती है जो दवाई वगैरह बनाता है। वो वहाँ पे उससे बात करके वापस चली जाती है। उसके जाते ही वहाँ पे पेई आ जाता है। असल में वो किसी दवाई के बारे में पूछताछ करने आया था, तो उसको पता चलता है कि वहाँ पे थोड़ी देर पहले सू आई थी। वहीं दूसरी तरफ सू चुपके से फेंग के रूम में आकर दवाई को सेंट में मिला रही थी ताकि उन दोनों को रैशेस हो। लेकिन थोड़ी देर में ही वहाँ पे पेई आ जाता है, जिसको देखकर वो वहाँ से भागने की ट्राई कर रही थी, पर पेई उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पे चोरी चुपके क्या कर रही हो, सच बताओ। वो कहती है ये तो मेरा घर है, ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो दोनों लड़ रहे थे, तभी वहाँ पे फेंग और सिंग आते हैं और रोमांस करना स्टार्ट कर देते हैं, जो देखकर पेई सोचता है इन दोनों को ऐसी हालत में देखकर सू को अच्छा नहीं लग रहा होगा, मुझे इसको यहाँ से निकालना चाहिए। ऐसा सोचकर वो उसको ज़बरदस्ती वहाँ से बाहर लेकर आता है, जहाँ पे फिर से पूछता है कि तुम वहाँ पे क्या कर रही थी। सू कहती है तुम्हें कुछ भी बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक लड़का आकर पेई को कमांडर बोलने जा रहा था,
जिसने मास्क पहना रखा था, लेकिन पेई उसको चुप करवा देता है, जो देखकर सू सोच रही होती है कि ये अपना आइडेंटिटी क्यों छुपा रहा है। फिर वो कहती है, तुम दोनों कहीं दीवार चढ़ के तो यहाँ पे नहीं आए हो। जो सुनकर पेई अपना हाथ सू के मुंह के ऊपर रख देता है, लेकिन सू उसका हाथ को काट के वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद पेई अपना हाथ को एकदम से घूरे जा रहा था, जो देखकर उसका साथी बोलता है, क्या हो गया? लेकिन वो खुद को संभालते हुए बोलता है, कुछ नहीं। फिर सुबह वो बच्चे के कमरे में आती है, जहाँ पे देखती है कि उस बच्चे को रैशेस हो गया है, जो देखकर वो बच्चा को पूछ रहा होता है कि ये कैसे हुआ। वो देखती है उसने सिंह के लिए जो सेंट छोड़ कर आई थी वो यहीं पर है, इसलिए वो समझ जाती है कि सिंह ने इसे यहाँ पर रखा होगा। फिर जैसे ही फेंग और उसकी मॉम आते हैं, बच्चा उनके पास चला जाता है। फेंग को देखकर सू उसको जोरदार थप्पड़ लगाती है, जो देखकर उसकी सासू माँ उससे कहती है, ये सब तुम क्या कर रही हो? अपने पति को कोई थप्पड़ लगाता है क्या? सू कहती है, इसकी लापरवाही की वजह से ही आज मेरे बेटे का ये हालत है। फेंग कहता है, मैंने क्या किया? तो वो कहती है, इस सेंट को यहाँ पे लाकर किसने छोड़ा? और इस बात पे दोनों के बीच आर्गुमेंट हो जाती है। वहाँ पे वो बच्चा कहता है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो, इस औरत से मुझे नफरत है। जो सुनकर सू को गुस्सा आता है और वो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ तो कौन है, बताओ मुझे। सू को गुस्से में देखकर फेंग और उसकी मॉम कहते हैं, ये तो बच्चा है, इसीलिए कुछ भी बोल रहा है, तुम इसकी बात को दिल पे मत लो। फिर वो कहते हैं, चलो हम मंदिर चलते हैं। सू कहती है, ठीक है, मैं आपके साथ मंदिर जरूर आऊँगी। सू याद करती है कैसे वो लोग पिछले लाइफ में उसको मंदिर ले जाकर वहाँ पे गॉड के सामने प्रेयर करवाया था, और वहाँ पे एक स्टिक निकलता है जहाँ पे पंडित बोलता है कि ब्लू ड्रेस में जो आएगी वही बच्चे के लिए सही रहेगा, क्योंकि वो लड़की इस बच्चे के लिए गुड लक होगी। असल में वो पंडित भी इन लोगों से मिला हुआ था और सिंह को घर लाने का सब मिलकर प्लान बनाकर ये सब कर रहे थे, जिस बारे में बेचारी सू को उस टाइम तो कुछ पता नहीं था, इसलिए वो बेवकूफ़ बन गई थी। लेकिन इस बार वो छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए सू इस बार मंदिर आती है तो खुद से ही बोलने लग जाती है कि जो ब्लू ड्रेस में होगी वही लड़की हमारे बच्चे के लिए सही रहेगी। जो सुनकर सारे शॉक्ड थे। तभी वहाँ पे सिंह आती है तो वो उसके पास आकर कहती है, क्या तुम प्लीज़ मेरे साथ घर चलोगे? मेरे बच्चे को तुम्हारी ज़रूरत है। जो देखकर सारे मनी मन खुश हो रहे थे कि चलो, हम लोगों का काम तो ये आसान कर रही है। लेकिन इनको क्या पता था कि ये तो सू का प्लान है। तभी वहाँ पे वो उन दोनों से ये प्रॉमिस करवाती है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करो और गॉड के सामने भी प्रॉमिस करो कि तुम दोनों आज से सिबलिंग्स हो। जो सुनकर दोनों ही एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, लेकिन उन दोनों को मजबूरी में वहाँ पे गॉड के सामने कसम खाना पड़ता है कि वो दोनों भाई बहन हैं। जो देखकर सू को तो बहुत मज़ा आ रहा था। फिर रात को सू के सो जाने के बाद फेंग चुपके से सिंह से मिलने आता है, जहाँ पे सिंह उससे लड़ रही थी कि तुम मुझे अपनी बहन कैसे बना सकते हो। फेंग कहता है, कोई बात नहीं, ये सब तो बकवास है, मैं तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं बनाऊंगा। ऐसा बोलकर वो दोनों जैसे ही हक करने जा रहे थे, तभी सू चुपके से वहाँ पे उन दोनों को डराने के लिए बम फोड़ देती है, जिससे कि उन दोनों को लगता है कि शायद गॉड बुद्धा उन दोनों को दूर रहने के लिए इशारा कर रहे हैं, इसलिए डर के वो दोनों अलग हो जाते हैं। सू देखकर हंस रही होती है, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसकी सारी हरकतें पेई भी देख रहा है। इसलिए जैसे ही वो रूम में आती है, पेई भी उसके पीछे पीछे आता है, जिसको देखकर सू उस पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम अकेली लड़की के कमरे में कैसे आ सकते हो। लेकिन पेई भी उससे ये सवाल पूछता है कि तुम इतनी रात को कहाँ जाकर आ रही हो। सू कहती है, मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। फेंग बोलता है, अपनी आवाज़ थोड़ा कम करके बोलो, नहीं तो लोग सोचेंगे कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। जो सुनकर सू उसको थप्पड़ लगा देती है। फेंग कहता है, तुमने मुझे थप्पड़ लगाया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? सू कहती है, तुम चाहे कहीं का भी कमांडर हो, मेरे सामने तो कुछ भी नहीं हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कमांडर हूँ? लेकिन वो उसके सवालों का जवाब ना देते हुए दरवाज़ा खोल के बोलती है, निकल जाओ, और फिर वो उसको बाहर निकाल देती है। पेई का साथी ये देखकर उसका मजाक बनाते हुए बोलता है, क्या बात है, उसने आपको अपने रूम से बाहर निकाल दिया, लड़की में दम तो है। जो सुनकर बेचारा पेई बस उसको चुपचाप देखे जा रहा था। अब बेचारा पेई उसको कैसे बताए कि सिर्फ उसने बाहर नहीं निकाला, उसने तो उसको थप्पड़ भी लगाया था। अगले दिन सू सिंह को लेकर वापस आती है, जहाँ पे सिंह अपने बच्चे को देखने के लिए उसके पास भागती हुई आती है। वहाँ पे वो सारे सू को ही ब्लेम कर रहे थे कि बच्चे की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ सू ही है, लेकिन वो उनको अच्छे से झाड़ कर वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि सिंह सबको ये बोल रही होती है कि
वो फैंग की होने वाली वाइफ है, इसीलिए वो सारे उसके सामने झुके। तभी सू उसके पास आकर कहती है, तुम अच्छा कर रहे हो इन लोगों को सबक सिखा के। लेकिन सिंह को ये पता नहीं था कि उसने सुन लिया है सब कुछ। पता क्या करना था, वो तो पहले से सब कुछ जानती है। फिर वो थोड़ी देर बाद जैसे ही बच्चे के रूम में आ रही थी, वहाँ पे सिंह उसको रोककर बोलती है, तुम्हें अंदर जाने से मना किया गया है। जो सुनकर सू कहती है, अच्छा तो फिर ये दवाई ले जाकर उसको दे दो। लेकिन सिंह दवाई को भी फेंक देती है, जो देखकर सू को बहुत गुस्सा आता है। फिर सुबह होते ही सिंह सबको ये बोल रही होती है कि सू ने जो दवाई दी है उससे बच्चे की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। बच्चा भी आकर ये बोलता है कि हाँ, उस औरत ने मुझे कुछ दवाई दी जिससे कि मेरी हालत ख़राब हो गई है। सू को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो कहती है, अच्छा तो फिर तुम दिखा दो कि मैंने तुम्हें क्या दिया था। वो बच्चा अपने ड्रेस से एक पाउच निकालता है, जिसे देखकर वो स्माइल करते हैं। तो उन लोगों को पता चलता है कि असल में सू ने उसको गलत दवाई नहीं दिया था, लेकिन सिंह ज़्यादा बोल रही थी, इसलिए सू उसको एक ज़ोरदार तमाचा मारती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बात करते हुए? क्या तुम भूल गई कि मैं इस घर की मालकिन हूँ? ऐसा बोलकर वो उसके सामने झुकने को बोलती है और ना चाहते हुए भी सिंह उससे माफ़ी मांगती है, जो देखकर सू को बहुत अच्छा लग रहा था। वो सोच रही होती है कि अब तुम्हें पता चलेगा मुझसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। फैंग देखता है सिंह के फेस पे कुछ हो गया है, जो देखकर वो कहता है, तुम्हारे फेस पे ये क्या हो गया? हमें पता चलता है कि असल में ये सब सू ने किया है। पिछले टाइम उन लोगों ने मिलकर सू के साथ भी ऐसा ही किया था, जिससे कि सू को इन्फेक्शन हो गया था और उसको कोई टच भी नहीं करता था। फिर सुबह हम देखते हैं उन लोगों ने सू को सबक सिखाने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया था, जो झूठा इल्ज़ाम लगा रहा था कि सू के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है, इसीलिए उसको कैसे भी करके ठीक करना पड़ेगा और उस बुरी आत्मा को सिर्फ मार के ही भगाया जा सकता है। जो सुनकर सू समझ जाती है कि ये तो वही सब हो रहा है जैसे पहले हुआ था, लेकिन इस बार मैं खुद को तकलीफ़ और जुल्म सहने नहीं दूंगी। ऐसा सोचकर वो उसके पास आकर कहती है, क्या तुम सच बोल रहे हो, यहाँ पे स्पिरिट है? सू तांत्रिक के पास आकर कहती है, क्या आप रेडी हो? जो सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड में था कि ये बोल क्या रही है। फिर सू वहाँ पे नाटक करने लग जाती है, जैसे कि उसके अंदर सच में स्पिरिट है और वो स्पिरिट तांत्रिक से बोल रही होती है कि तुमने मुझे क्यों मारा। तांत्रिक बोलता है, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? तो वो उसको ऐसे डराते हुए बोलती है, तुमने मुझे मार डाला, याद नहीं है क्या? फिर वो रैंडमली किसी का नाम लेती है और उसको डराने लग जाती है, जो देखकर तांत्रिक कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, वैसे भी तुम्हारे अंदर कोई आत्मा नहीं है, आत्मा तो उस लड़की के ऊपर है। ऐसा बोलकर वो सिंह की तरफ इशारा करता है। तो वो कहती है, अरे सिंह, देखो ना तुम्हारे अंदर आत्मा है, तांत्रिक बोल रहा है, अब तो तुम्हें मार खाना पड़ेगा। जो सुनकर फैंग और सिंह दोनों ही घबरा जाते हैं। फैंग कहता है, नहीं नहीं, यहाँ पे कोई स्पिरिट नहीं है। तो सू कहती है, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, स्पिरिट तो है और जब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा बच्चा सही नहीं होगा। ऐसा बोलकर वो उसको मार खाने के लिए आगे बढ़ा रहा था, लेकिन तांत्रिक बोलता है कि असल में ये सारी चीज़ें करने के लिए इन दोनों ने मुझे बोला था। बिल्कुल भी मानते नहीं है और उल्टा तांत्रिक को ही झूठा बोलकर वहाँ से निकल जाने के लिए बोलते हैं। सू बोलती है, देखो सिंह, ये सब हम सिर्फ बच्चे के लिए कर रहे हैं और वैसे भी मैंने एक डॉक्टर से बात की है, तो वो आकर तुम्हारी फेस और बच्चे को दोनों को ठीक कर लेगा। तभी वहाँ पे पे आकर कहता है, मैं तो आ गया। जो देखकर सू सोचती है, ये कहाँ से यहाँ पर आ गया। पे भी उसका फेस को देखकर समझ जाता है और कहता है, देखो हम फिर से मिल गए। फिर वो लोग अंदर आते हैं, जहाँ पे पेई बच्चे को देखकर बोलता है, इसकी जो बीमारी है वो तो ठीक हो सकता है, लेकिन सिंह की बीमारी सही नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए उसको पहले अपने हार्ट को क्लीन रखना होगा, जिससे कि उसका फेस क्लीन हो जाएगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर सू हंस रही थी। फैंग की मॉम कहती है, ठीक है, पहले आप मेरे बच्चे को सही कर दो। फिर रात को सू और पेई बच्चे को चेक करने के लिए उसके रूम में आते हैं, तो देखते हैं वहाँ पे पहले से ही किसी ने दवाई रख कर चला गया था। जो देखकर वो पूछता है, हंगजन मेडिसिन, ये तुम्हें कहाँ से मिला? वो कहती है, ये दवाई के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। असल में पेई उसी दवाई के बारे में पता लगाने के लिए यहाँ पर आया था, जो एक ड्रग है
अब सुबह हम देखते हैं सिंह और बच्चे के फेस को बैंडेज से कवर किया गया था क्योंकि पेई ने उन दोनों को दवाई दिया था। वो लोग पहले सिंह का फेस से बैंडेज को हटाते हैं। वो देखते हैं उसका फेस तो जैसा था वैसा ही है, जो देखकर फैंग सीधे ही पेई को झूठा बोलकर उस पर हमला करने आ रहा था, लेकिन पेई खुद को बचा लेता है। तो फैंग कहता है, तुमने ये कैसे किया? पेई कहता है, मैं हर तरफ ट्रैवल करता रहता हूँ और वहाँ पे मुझे आपके जैसे ही बहुत सारे रूड लोग मिलते हैं, तो खुद को बचाने के लिए मैंने कुछ स्किल को सीख लिया था। लेकिन फैंग उस पर चिल्ला रहा था कि अगर मेरा बच्चा सही नहीं होगा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। पेई कहता है, पहले उसको देख तो लो, उसके बाद बोलना। बच्चे के फेस से बैंडेज को हटाते हैं तो देखते हैं कि असल में उस बच्चे की कंडीशन पहले से बेहतर हो चुका है, जो देखकर वो कहता है, अब क्या बोलोगे? सू कहती है, फैंग जितनी जल्दी हो सके पेई से माफ़ी मांगो। जो सुनकर फैंग कहता है, मैं इससे माफ़ी क्यों मांगूं? सू कहती है, तुमने इस पर हमला करने की ट्राई किया था जबकि इसकी कोई गलती भी नहीं है, माफ़ी तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा। फैंग बोलता है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, वैसे भी इसने सिंह की फेस को तो सही नहीं कर पाया। पेई कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो पहले से ही बोला था कि इसको पहले अपने हार्ट को क्लीन करना पड़ेगा, तब जाके ये सही होगी। उसकी बातें सुनकर फैंग और ज़्यादा भड़क जाता है। सू कहती है, भड़कना बंद करो और चुपचाप माफ़ी मांगो। लेकिन फैंग अब भी माफ़ी मांगने से मना कर रहा था, तो वो कहता है कि अगर माफ़ी नहीं मांगोगे तो मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा। जो सुनकर फैंग की मॉम कहती है, जल्दी से माफ़ी मांगो। तब जाके वो माफ़ी मांगता है। फिर रात को हंगमेई सू के पास आकर कहती है, उसका पता मैंने लगा लिया, मुझे पता चला कि वो गांव से बाहर रहती है। हंगमेई की बातें सुनकर सू उससे मिलने के लिए वहाँ से चली जाती है। जो बात फैंग को भी पता चलता है कि असल में सू बाहर गई है, तो वो सिंह से कहता है, मैं तो चाहता ही हूँ कि उसका किसी के साथ चक्कर चले और वो पकड़ी जाए ताकि मैं उसको आसानी से छोड़ सकूं। ऐसा बोलकर वो उसको पकड़ने के लिए बाहर निकल आता है, पर सू तब तक आ चुकी थी। लेकिन हड़बड़ी में वो सीधे पेई के कमरे में घुस जाती है, जो कपड़े चेंज कर रहा था। उसको ऐसी हालत में देखकर वो थोड़ी सी शर्मा जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे फैंग आकर पूछता है, क्या तुमने किसी को अंदर आते हुए देखा? पेई कहता है, नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। लेकिन फैंग उस पर यकीन नहीं करता है, इसीलिए हर तरफ ढूंढने लग गया था, पर उसको कुछ नहीं मिलता तो वहाँ से माफ़ी मांगकर चला जाता है। उसके जाने के बाद सू बाहर निकलती और कहती है, थैंक्स, तुमने मुझे बचाया। वो कहता है, थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो पूछता है, वैसे तुम इतनी रात को कहाँ गई थी? तो वो रूडली बोलती है कि तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर वो कहता है, ये क्या है, अभी अभी मैंने तुम्हारी जान बचाया और अब तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। हेल्प करने का यही नतीजा होता है क्या? वैसे भी फैंग ज़्यादा दूर गया नहीं होगा। ऐसा बोलकर वो उसको डराने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ फैंग सीधे उसके रूम में आ रहा था, जो देखकर हंगमे उसको रोक के बोलती है, मैडम सू सो रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई है। फैंग कहता है, जो भी हो, मुझे उससे अभी मिलना है। ऐसा बोलकर वो ज़बरदस्ती अंदर जाने की ट्राई कर रहा था। तभी सू बाहर निकलती है, जिसे देखकर हंगमे भी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड में थी। वो पूछती है, क्या हुआ, तुम मुझे बुला क्यों रहे थे? फैंग कहता है, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। हंगमे पूछती है, मैडम आप यहाँ पर कैसे आ गई? तो वो कहती है, उड़ के। फिर हमें दिखाया जाता है कि असल में पेई उसको वहाँ पर लेकर आया था। फिर से वो पूछता है कि सच बताओ तुम कहाँ गई थी? तो वो उसको एक लेटर पकड़ा के बोलती है, असल में मैं कुछ प्राइवेट चीज़ें लाने गई थी जो लड़कियों की ज़रूरत होती है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर सुबह वो एक औरत के पास आती है। असल में वो जिसको ढूंढने रात को गई थी, वो वही मेड थी जिसने उसका डिलीवरी करवाया था। वो अपने बच्चे के बारे में पूछने के लिए उससे मिलना चाहती थी। वो अंदर आती है तो देखती है वहाँ पे पहले से ही पेई है। सू उसको देखकर पूछती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पेई कहता है, मैं भी देखना चाहता था कि आखिर तुम किस चीज़ को लेने के लिए रात में बाहर गई थी। वो कहती है, देखो मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। फिर सू मेड से पूछती है, बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? लेकिन मेड कुछ भी बताने से मना कर रही थी, इसलिए पेई उसको जान से मारने का धमकी देता है। तब जाके वो बताती है, वो कहती है, जैसे ही सू का बच्चा पैदा हुआ था, फैंग और उसकी मॉम ने उस बच्चे को कहीं दूर जाकर फेंकाया था, लेकिन उस बच्चे की बॉडी पे एक बटरफ्लाई का निशान बना हुआ था। सू ये सुनकर बोलती है, अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो मुझे बता देना। ऐसा बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है कि
उसके बच्चे को कैसे वो लोग बेरहमी से बाहर फेंक कर आ सकते हैं। घर वापस आते टाइम सू देखती है फैंग और सिंह अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो देखकर वो सोचती है तुम्हें बच्चे की माँ बनने की बहुत शौक है ना, रुको मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ। ऐसा बोलकर वो होंग मई से कहकर सबको ये बता देती है कि असल में उस बच्चे की मॉम सिंह है। अब सारे लोग बात करने लग जाते हैं कि इसीलिए सिंह फैंग को सीड्यूस कर रही थी और वो उसकी माँ भी बन चुकी है। अब ये बात जैसे ही फैंग की मॉम को पता चलता है, वो फैंग और सिंह पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम लोगों को पता नहीं है क्या मुझे अपनी इज्जत को लेकर कितना फिक्र होता है। तभी वहाँ पे एक मेड आकर बोलती है कि मैडम सू बच्चे को पनिशमेंट दे रही है। जो सुनकर वो लोग सीधे सू के पास आते हैं तो देखते हैं बच्चा कुछ लिख रहा है। बच्चा उनको देखकर पास आकर बोलता है ये औरत बहुत बुरी है, इसने मुझे पनिशमेंट दिया। सू कहती है ये बहुत बदतमीज बन चुका है, इसलिए मैं उसको सुधारने के लिए कुछ लिखने के लिए बोल रही थी। बच्चा कहता है तुम मेरी मॉम बिल्कुल भी नहीं हो, सिंह मेरी मॉम है। फिर वो अपनी मॉम से कहती है देखो ना मॉम, ये औरत बहुत बुरी है, ये मुझे पनिशमेंट दे रही है। सू कहती है ये सब क्या चल रहा है, मेरा बेटा इसको क्यों मम्मी बुला रही है, इसका मतलब जो भी अफवाह फैल रखा है वो सच तो नहीं है। वो लोग ये सुनकर डर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शायद ये सिंह के साथ ज़्यादा टाइम बिता रहा है इसलिए ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है तो ये ऐसा बोल रहा है। सिंह कहती है हाँ ये लोग सही बोल रहे हैं, वो लोग पूरी तरह से सू को मैनिपुलेट करने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन उनको क्या पता है कि सू तो सब कुछ पहले से ही जानती है। वो कहती है ठीक है हम एक काम करते हैं, इन दोनों का ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिससे कि पता चल जाएगा कि आखिरकार सच क्या है। उसकी बातें सुनकर सब घबरा जाते हैं। तभी पे आकर कहता है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ही टेस्ट हो सकता है। ऐसा बोलकर वो कहता है कि इस पानी के अंदर तुम तीनों ही अपना खून डालोगे और जिसका भी वो बच्चा होगा उसी के साथ ही बच्चे का खून मिल जाएगा। ये सुनकर सू तो तुरंत ही खून गिरा देती है और सिंह को भी ज़बरदस्ती बोलते हैं, लेकिन बच्चा मना कर देता है। इसीलिए सिंह ये बोलने लग जाती है कि मुझे लगता है तुम्हारा और इस डॉक्टर का कुछ चल रहा है, तभी तुम दोनों साथ चिपके रहते हो। जो सुनकर सू को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन पेई कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हुए ये बोलता है कि पहले तुम दोनों को ये देखना चाहिए फिर कुछ बोलो। ऐसा बोलकर वो सिंह की प्राइवेट कपड़ों को वहाँ पे सबके सामने रख के बोलता है ये हमें फैंग के कमरे से मिला है, अब इसका क्या जवाब दोगे। जो सुनकर उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आता है कि ये दोनों खुलेआम ही सब कुछ कर रहे हैं जिससे कि सबको पता चल जाएगा। सो कहती है मुझे सच पता है कि ये मेरा बेटा नहीं है और तुम लोगों ने मेरे रियल बेटे को कहीं फेंक दिया, सच बताओ वो अभी कहाँ है। तो उसकी मॉम कहती है देखो हमने तुमसे ये बात हमेशा छुपा कर इसीलिए रखा क्योंकि तुम्हारा बच्चा जो पैदा हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा बीमार था और हमें अपनी इज्जत की बहुत ख्याल है, इसीलिए हमने उसको तुम्हारे बच्चे के साथ स्विच कर दिया। जो सुनकर सू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो कहती है मुझे कुछ नहीं पता, मेरे बच्चे मुझे वापस चाहिए। ऐसा बोलकर वो बाहर चली आती है। सू के बाहर निकलते ही फैंग की मॉम सिंह को जेल के अंदर कैद करने के लिए बोलती है। फिर वो सोचती है तुम लोगों को अपनी इज्जत की बहुत फिक्र है ना, तो रुको मैं तुम्हें अच्छे से बताती हूँ। ऐसा बोलकर वो सुबह सबको बुलाकर बोलती है कि मुझे यहाँ पे मेरे पति और सास के बारे में कुछ बताना है। ऐसा बोलकर वो सबको इकट्ठा करती है। जो सुनकर फैंग और उसकी मॉम डर जाते हैं। उसकी मॉम कहती है रुको रुको मैं तुम्हें सब सच बताऊंगी, प्लीज़ तुम तमाशा मत बनाओ। जो सुनकर वो कहती है अच्छा तब तो ठीक है। फिर वो सबको ये बोल देती है कि असल में मेरी सासू माँ का कल बर्थडे है, तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग उनके बर्थडे पे हमारे घर आओ। अब अंदर आते ही सू को पकड़ने के लिए फैंग अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है, लेकिन सू पहले से ही तैयार थी। वो उल्टा उसके ऊपर ही हमला कर देती है और कहती है कि बताओ मेरा बच्चा कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो वो औरत कहती है ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है। ऐसा बोलकर वो लोग उसको एक जगह पे लेके आते हैं जहाँ पे फैंग कह रहा होता है कि तुमने जिस तरह के बच्चे को जन्म दिया था उसको अपनाने से भी मुझे शर्म आ रही थी। ऐसा बोलकर वो उसको ताना मारा था। सू कहती है तुम कैसे बाप होकर अपने बच्चे को ऐसी जगह पे छोड़ सकते हो। फिर वो गुस्से में उसको बेहोश करके वहाँ से अपने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने लग जाती है। वो हर तरफ
बच्चा को ढूंढ रही थी, तभी वहाँ पे स्नो गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको याद आता है कि कैसे फ्रैंक ने बताया था उसका बच्चा विंटर के स्टार्ट होते ही मर गया था, इसलिए वो हर तरफ भागते हुए अपने बच्चे को ढूंढ रही थी और डेड बॉडी को भी वो देख रही थी। वो निराश होकर रोने लग गई थी। तभी वहाँ पे एक बच्चा आता है, जिसको देखकर वो भागते हुए उसके पास आकर उसका बर्थ मार्क चेक करती है। तो उसको पता चलता है कि असल में ये बच्चा उसका ही बेटा है और उसको ये भी पता चलता है कि उसके बच्चे को ढूंढकर पेई नहीं लाया था। वो तीनों वहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी गुंडे आकर बोलते हैं, तुम यहाँ से इतनी आसानी से कैसे निकल सकते हो। तभी पेई उनके साथ फाइट करता है और उसके गार्ड्स भी आ जाते हैं। उसके बाद उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर जितने भी बच्चों को इन लोगों ने बंदी बनाकर रखा था, सबको बाहर निकाला जाता है। तभी सू का बेटा कहता है, मम्मी रुको। फिर वो एक लड़की को अपने पास लाकर कहता है, इसने मेरी जान बचाई थी। सू कहती है, अरे इसने तो मेरी भी हेल्प की थी तुम्हें ढूंढने के लिए। असल में उस बच्चे ने ही सू को बताया था कि कुछ बच्चे बाहर हैं। सू पेई को थैंक्स बोलती है और पूछती है फ्रैंक का क्या। तो वो कहता है, तुम उसके लिए चिंता मत करो, उसका इंतजाम मैंने कर लिया। पेई कहता है, अब तो तुम्हें अपना बच्चा मिल गया ना, तो तुम उसको आसानी से डिवोर्स दे सकती हो। तो सू कहती है, इतनी आसानी से नहीं, अब भी मुझे उनसे बदला लेना बाकी है। फिर वो उन दोनों बच्चों का नाम भी रखती है। पेई कहता है, तुम इन दोनों को रखोगी कहाँ? तुम अगर मुझ पर यकीन करती हो तो क्या तुम इनको मेरे पास छोड़ सकती हो? मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूँगा। सू कहती है, हाँ ठीक है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है। हम देखते हैं मार खाने की वजह से उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पे सू और पेई आते हैं। पेई उसका चेकअप करके बोलता है कि आज के बाद ये कभी भी इंटीमेट नहीं हो सकता है, जो सुनकर फ्रैंक की मॉम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फ्रैंक को होश आता है तो उसकी मॉम उसको बताती है उसके साथ क्या हुआ, जो सुनकर फ्रैंक को सू के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो कहता है, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सिंह को कैद में रखा गया था, तो उसको खाना देने के लिए एक आदमी आता है और कहता है कि क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? जो सुनकर वो कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? वो कहता है, देखो अब तो तुम्हें फ्रैंक ने भी छोड़ दिया है, वो तुम्हें कभी भी नहीं अपनाएगा, उससे अच्छा तुम मेरी बन जाओ। ऐसा बोलकर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। अब ये दोनों वहाँ से बाहर निकल आते हैं, जहाँ पे सू कहती है, मुझे अपने डैड से मिलना है, क्या तुम मिलवा सकते हो? पे कहता है, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम आज से घर से बाहर मत निकलना। अब सू अपने डैड से मिलने आती है, जहाँ पे अपने डैड को ऐसी हालत में देखकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कैसे भी करके बाहर निकाल लूँगी। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर आते हैं तो देखते हैं कि प्रिंसेस अभी तक वहाँ पे खड़ी हुई है। वो उन दोनों का आने का वेट कर रही थी, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि वो दोनों साथ में हैं। वो पूछती है, क्या हुआ, इतने टाइम तक तुम कहाँ थे? सो कहती है कि मैं तो ऐसे ही घूमने गई थी, तो वहाँ पे मुझे ये मिल गया तो हम दोनों साथ में आ गए। पेंग पूछता है, आप यहाँ पे क्या कर रही है इतनी रात को? प्रिंसेस कहती है कि उस दिन पार्टी में जो हुआ था, इसकी वजह से मैं आज सू से माफ़ी मांगने आई हूँ। पेई कहता है, वो तो बहुत टाइम हो चुका है ना, तो आज क्यों? प्रिंसेस कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे नाटक करने आई हूँ? लेकिन उन दोनों की आर्गुमेंट को रोककर सू उसको बोलती है, कोई बात नहीं, मैंने वैसे भी उस चीज़ को दिल पे नहीं लिया था। प्रिंसेस कहती है, क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रुक सकती हूँ? सू कहती है, क्यों नहीं। फिर वो दोनों रूम में आते हैं, जहाँ पे प्रिंसेस उससे कहती है कैसे वो पेई को बचपन से ही चाहती है और उसको बचाते हुए ही पेई को चोट लग गया था, जिस वजह से वो कभी इंटीमेट नहीं हो सकता है। और इसी दिन से ही उसने डिसाइड किया था कि वो पेई से ही शादी करेगी। वो कहती है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे पेई के करीब जाने से? लेकिन सू मना कर देती है, जिससे कि उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ पे हंगमे आकर बोलती है, छोटे मालिक को बहुत तेज़ बुखार है, इसलिए सू वहाँ से चली जाती है, जिससे कि प्रिंसेस को और ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तभी वहाँ पे हंगमे आकर बोलती है, छोटे मालिक को बहुत तेज़ बुखार है, इसलिए सू वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें वही राजकुमार को दिखाया जाता है, जिसने पेई और सू को ड्रग्स के बारे में बताया था। उससे कोई आदमी पूछ रहा होता है, सच बताओ तुमने उनको क्या क्या बताया? राजकुमार बोलता है, यकीन मानो मैंने आपका नाम नहीं बताया। लेकिन फिर भी उसको मार दिया जाता है और सीधे लाकर सू के घर पे उसको टांग दिया गया था, जिससे कि सारे लोगों को लगता है कि सू ने कुछ किया है।
वहाँ पे गार्ड्स भी उसको पकड़ने आते हैं। तो वो कहती है इसका मतलब क्या है, हमारे घर पे जितने लोग हैं सब निर्दोष हैं, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया था। अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो भी थे सब दोषी हैं, तो प्रिंसेस भी तो यहाँ पे रुकी हुई थी ना, तो क्या आप उसको भी अरेस्ट करोगे? जो सुनकर प्रिंसेस उनको दूर रहने के लिए बोलती है और पेई भी उसको बचाने के लिए आ गया था। अब घर आती है तो प्रिंसेस को जोरदार थप्पड़ मिलता है। उसके डैड बोलते हैं तुम प्रिंसेस हो के कैसे ऐसे एक लड़की के घर में जाके सो सकती हो। थोड़ी देर बाद किंग के पास मंत्री आकर बोलता है कि ये जो सू है बहुत ही ज़्यादा परेशानी खड़ी कर रही है, क्या हम इसको रास्ते से हटा नहीं सकते हैं? किंग बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसका इंतज़ाम कर लूँगा। फिर हम देखते हैं सू को उन लोगों ने मिलने बुलाया था, जहाँ पे सू ये बोलती है कि प्रिंसेस कल रात हमारे घर पे रुकी थी, तो उनका एक सामान छूट गया था, उसको मैं वापस लेने आई हूँ। फिर वो उसको वापस करते टाइम नोटिस करती है किंग के हाथ पे बिल्कुल वैसा ही रिंग है जैसा राजकुमार ने उनको ड्रॉ करके बताया था, तो उसको डाउट होने लग गया था। वहीं दूर से प्रिंसेस खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी, तो उसको ऐसा लगता है कि सू उसके डैड को सीड्यूस करने की ट्राई कर रही है, जिससे कि उसको और ज़्यादा गुस्सा आ गया था। इसीलिए सू जब बाहर निकल रही होती है, वो कहती है यहाँ पे मेरा एक सामान चोरी हो गया है, इसीलिए बाहर से आए हुए जितने सारे लोग हैं सबका चेक किया जा रहा है। सू कहती है मैंने कुछ भी सामान नहीं उठाया है और मुझे चेक क्यों किया जा रहा है? प्रिंसेस कहती है तुम्हें चाहे बुरा लगे या अच्छा, लेकिन तुम्हारा जांच तो होगा ही होगा। ऐसा बोलकर वो उसका तलाशी लेने जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे पेई आ जाता है, कहता है कि क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। वो जानबूझकर उसको बहला रहा था ताकि सू को वो छोड़ दे, और प्रिंसेस उसकी बातों में आकर सच में सू को जाने देती है। फिर अगले दिन किंग सू को मिलने बुलाता है। सू अच्छा म्यूजिक बजाती थी, जिससे किंग उसको म्यूजिक बजाकर सुनाने के लिए बोलता है। उसकी हरकतें देखकर सू को थोड़ा अजीब लगता है। वहीं दूसरी तरफ पेई और प्रिंसेस भी इन दोनों को देख रहे थे, इसलिए वो सू से कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारे डैड को निकाल दूंगा, तुम चिंता मत करो। सू कहती है देखो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं भी अपने डैड के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अब वो घर आती है तो वहाँ पे उसकी जो सौतेली मॉम होती है वो कहती है कि राजा ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। वो पूछती है ये सब क्या है, तो उसकी जो स्टेप मॉम होती है वो बताती है कि असल में राजा तुमसे शादी करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इतने सारे गिफ्ट्स भेजा है। अगर तुम हाँ बोलोगी तो और ज़्यादा भेजेंगे, प्लीज़ तुम मान जाओ, क्योंकि अगर तुम्हारी शादी किंग से होगी तो तुम्हारे भाई बहन की भविष्य बहुत अच्छी बन जाएगी। सू भी कुछ सोचते हुए बोलती है ठीक है, मैं किंग से शादी करने के लिए रेडी हूँ। दूसरी तरफ प्रिंसेस को भी इस बारे में पता चलता है, तो वो अपने डैड से लड़ाई करने लग गई थी कि आप सू से शादी नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके डैड तो ये मन बना चुके थे कि वो सू से शादी करके ही रहेगा। भला बुरा सुनाकर वहाँ से भगा देता है, जिससे कि प्रिंसेस की अब सू को लेकर नफरत बढ़ गई थी। फिर अगले दिन हम देखते हैं सू रेडी होकर किंग से शादी करने के लिए उसके घर आ रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से पेई आ जाता है और सू को खींचकर अपने घोड़े पर बिठा लेता है। किंग पूछता है ये सब क्या बदतमीजी है? पेई बोलता है मेरे पास परमिशन है। ऐसा बोलकर वो हाथ ऊपर करता है तो उसके पास एक नोटिस होता है। असल में किंग से भी बढ़कर एक और राजा होता है जो उसका नेफ्यू था, तो पेई ने उससे जाकर ये परमिशन लाया था कि वो उनकी शादी को रोक दे। वो प्रिंस ने जब पेई से पूछा था तुम एक डिवोर्सी लड़की के लिए ये सब क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है आप लोगों के लिए वो डिवोर्सी है, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ है। ऐसा बोलकर वो उससे परमिशन लेकर आया था, जिसके सामने सारे झुक गए थे। सू को घर लेकर आता है, जहाँ पे दोनों बच्चे उनको देखकर खुश होकर बोलते हैं अरे वाह, आप दोनों ने शादी कर ली, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहे थे। सू बोलती है मैं बच्चों को खाना खिलाती हूँ। पेई भी कहता है मैं थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ। ऐसा बोलकर वो बाहर चला आता है, तो उसके पीछे रूही आती है और बोलती है आप दोनों की आज शादी हुई ना, चलो इस खुशी में हम दोनों एक एक पैक लगाते हैं। पेई बोलता है तुम बच्ची हो, ये सब क्या बोल रही हो, लेकिन उसके बोलने से पहले ही रूही ने उसको पी लिया था और वो पीते ही सीधे वहाँ पे टूल हो जाती है। लेकिन पीने से पहले रूही ने ये कहा था कि मुझे आज आंटी सू के साथ सोना है। सू का बेटा भी यही बोला था कि मम्मी आज मुझे आपके साथ सोना है।
अब ना चाहते हुए भी पेई रुई को उसके पास लेकर आता है, जहाँ पे चारों सो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद दोनों बच्चे बाहर चले आते हैं और गेट को भी लॉक कर देते हैं और हमें पता चलता है कि असल में ये दोनों ने प्लान बना रखा था उन दोनों को करीब लाने के लिए। थोड़ी देर बाद सू और पेई उठते हैं तो देखते हैं वहाँ पे बच्चे नहीं है, तो वो उनको बुलाने लग जाते हैं। बच्चे बोलते हैं कि हम दोनों ने आपको लॉक कर दिया है, अब बाहर नहीं निकल सकते, आज रात ऐसे ही सोना पड़ेगा। अब ये दोनों ही वहाँ पे एक दूसरे को देखकर अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे और सू वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पेई उसको अपने पास खींचकर उसको किस करने लग गया था और दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। फिर सुबह होते ही दोनों एक दूसरे के लिए लेटर लिखे थे, जिसमें उन दोनों ने अपने दिल की बात लिख रखा था। पेई बोलता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो सू कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, तो मैं इन सब चीज़ों को अभी साइड में रख के सिर्फ उस पर फोकस करना चाहती हूँ। मुझे कैसे भी करके मेरे डैड को निकलवाना है। पेई बोलता है, तुम इसके लिए चिंता मत करो, तुम्हारे डैड अब इनोसेंट साबित हो चुके हैं। फिर वो दोनों ही अपने डैड से मिलने आते हैं, जहाँ पे उसके डैड पूछते हैं, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? तो वो बताती है कि मैं आपके दामाद के साथ आपको छुड़ाने आई हूँ। जो सुनकर वो कहता है, दामाद? किसका दामाद? वो कहती है कि इसने मुझसे शादी कर ली। पेई भी बोलता है, हाँ डैड। जो सुनकर वो कहता है कि अच्छा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो उसको अपना दामाद एक्सेप्ट कर लेता है और खुश होता है। फिर घर आने के बाद सू देखती है कि बच्चों ने उन दोनों का नाम लिखकर दिल बनाया था। जो देखकर वो कहती है, ये सब क्या है? तुम दोनों अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? तभी वहाँ पे पेई आ जाता है तो वो उसको छुपा लेती है। पेई पूछता है, ये सब क्या है? मुझे भी तो देखने दो। सू बोलती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। फिर वो बात को घुमाने के लिए ये बोलती है कि ये दोनों अब बड़े हो चुके हैं, इनको हमें स्कूल भेजना चाहिए। जो सुनकर पेई कहता है, ठीक है, मैं यहाँ का सबसे अच्छा स्कूल इन दोनों के लिए चूज़ करूँगा, जहाँ पे कल से ये दोनों जाएंगे। फिर वो सू को बातों में उलझाकर वो पेपर को छीन लेता है, तो देखता है कि बच्चों ने उन दोनों का नाम लिखकर दिल बनाया था। जो देखकर पेई बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, लेकिन सू को बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। फिर अगले दिन ये लोग बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं, लेकिन रात होने के बाद भी वो दोनों वापस नहीं आते हैं, तो उसको ढूंढने के लिए ये लोग आते हैं, जहाँ पे रुई तो उनको मिल जाती है, पर उसका बेटा नहीं मिलता है। सू पूछती है, कहाँ है वो? रुई बोलती है कि कुछ बच्चों ने उसको स्कूल में चिढ़ाया था कि उसके डैड नहीं है, इसी वजह से उसको बहुत बुरा लग गया और वो रो रहा है। ये सुनकर पेई और सू बच्चा को बहुत ही ज़्यादा समझाते हैं। पेई बोलता है कि किसने बोला तुम्हारा डैड नहीं है? मैं हूँ ना तुम्हारा डैड। बच्चा बोलता है, लेकिन सब बोलते हैं कि आप दोनों सिर्फ नाटक कर रहे हो, फेक कपल हो। वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों बच्चा बोलते हैं कि तो फिर हमें प्रूफ करके दिखाओ, हमारे सामने किस करो। जो सुनकर दोनों शर्माते हुए एक दूसरे को किस करते हैं। तब जाके दोनों बच्चे खुश होकर घर वापस आते हैं। हम देखते हैं कि पेई उन सारे बच्चों के डैड को बुलाया था, जिन्होंने भी उसके बेटे को परेशान किया था। वो उनको सबक सिखाता और बोलता है कि आज के बाद अगर मेरे बेटे को तुम्हारे बच्चों ने परेशान किया तो उसका सज़ा तुम लोगों को मिलेगा। ऐसा बोलकर वो उनको धमकाता है। दूसरी तरफ सू बच्चों को खाना दे रही थी, तो वो पूछती है, पेई कहाँ है? हंग में बोलती है कि मैंने उनको देखा है कि उनको चोट लगी है, तो उनको दवाई लगाया जा रहा है। ये सुनकर सू उसको देखने के लिए रूम में आती है, जहाँ पे उसका जो साथी होता है पेई को दवाई लगा रहा था। सू उसको भेज देती है और खुद दवाई लगाने लग गई थी। असल में पेई ने खुद को चोट पहुंचा था, इसलिए क्योंकि उसको इससे बुरा लग रहा था कि उसका बेटा आज कितना सफ़र कर रहा था स्कूल में। सू को पेई को इस हालत में देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वो दवाई लगाती है और बोलती है कि क्यों तुम खुद को इतना तकलीफ़ दे रहे हो? पेई बोलता है, मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन सू अब भी मान नहीं रही थी। वो अभी तक उसको एक्सेप्ट करने के लिए हिचकिचा रही थी। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकलने की ट्राई करती है, तो देखती है बच्चों ने फिर से उन लोगों को लॉक कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस ने फैंग को बाहर निकलवाया था, ताकि वो सू से बदला ले सके। हम देखते हैं एक बेड पे सोते टाइम सू को जानबूझकर पेई हाथ लगाने की ट्राई कर रहा था, लेकिन सू उसको दूर कर रही थी, इसलिए पेई को शर्म आती है, तो वो
वहाँ से मच्छर को मारने का बहाना बनाकर बाहर निकल आता है। वहीं दूसरी तरफ बच्चे खुश हो रहे होते हैं कि आज तो हमने उन दोनों को बंद कर दिया, बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि पेई और सू तो उनके सामने ही खड़े हुए हैं, जो देखकर वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। सू बोलती है, तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा शैतान बनते जा रहे हो, आज तुम्हें सज़ा मिलेगी। पेई कहता है, तुम इन दोनों को मुझ पे छोड़ दो, मैं इनको सबक सिखाता हूँ। फिर वो उनको साइड में ले जाकर डांटने की एक्टिंग करता है। थोड़ी देर बाद फिर से सू उसकी चोट पे दवाई लगाने आती है, जहाँ पे वो कहता है कि मेरे इतने करीब मत आओ, क्योंकि मैं भी तो एक मर्द ही हूँ ना, मेरे अंदर भी फीलिंग्स है। ये सुनते ही सू दूर हट जाती है और कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो सुना है कि तुम इंटीमेट नहीं हो सकते हो। जो सुनकर पेई कहता है कि किसने बोला, तुम्हें उन लोगों की बातों पे यकीन है? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम खुद ही चेक कर लो। ऐसा बोलकर वो उसको अपने करीब खींचता है, जिससे कि सू कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो लगा था कि तुम। अब इतना बोलते ही वहाँ पे पेई का साथी आकर बताता है कि सू के डैड नहीं मिल रहे हैं। फिर ये लोग सू के घर पे आते हैं, जहाँ पे उसकी मॉम बोलती है कि पता नहीं तुम्हारे डैड कहाँ हैं और ये सारे लोग उनसे पैसे लेने के लिए आए हैं। असल में सू के डैड ने वो दुकान बेचकर पैसे लिया था। सू बोलती है, मेरे डैड ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। तो वो लोग उसके डैड का हैंड राइटिंग दिखाकर बोलते हैं, देखो तुम्हारे डैड ने खुद से लिखा था कि अगर वो पैसे चुका नहीं पाएगा तो इसको दुकान बेचना पड़ेगा। सू सोचती है, डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर पेई और सू उसके डैड को ढूंढने के लिए आते हैं तो देखते हैं सू के डैड तो ड्रग्स के नशे में चूर हैं। सू पूछती है, ये सब क्या है। वहाँ की लेडी बताती है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, वहाँ पे एक आदमी आता है, उन्होंने इनको ड्रग दिया था, उससे ज़्यादा उसको कुछ भी पता नहीं है। सू समझ जाती है कि ये सब असल में किंग का ही काम है। फिर वो लोग उसके डैड को घर लेकर आने की सोचते हैं, पर बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे फैंग आया हुआ है, जो सू को कैरेक्टरलेस बोलकर वहाँ पे तमाशा कर रहा था। लेकिन पेई के होते हुए सू को कोई हाथ भी कैसे लगा सकता है। वो वहाँ पे फैंग को डरा धमका कर भगा देता है। फिर वो वहाँ पे जज के सामने आकर झूठा इल्ज़ाम लगाता है कि सू जो है वो कैरेक्टरलेस है और उसने उसकी फैमिली को बर्बाद कर दिया और अब वो पेई से शादी कर ली। सू कहती है, इसने जो कुछ भी बोला सब कुछ झूठ है। जज बोलता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो सू उसको सब कुछ दिखाती है, कैसे आज तक वो उन लोगों की फैमिली को कमा कर खिलाती थी, उसकी वजह से उसकी फैमिली इतना रिच था, पर फिर भी फैंग उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। तो तभी वहाँ पे सिंह आकर बोलती है, मैं इसका सबूत हूँ कि ये आदमी एक झूठा है। फिर वो उनको बताती है शुरू से लेकर आखिरी तक फैंग ने सू के साथ क्या क्या किया था और कैसे उसको भी धोखा दिया था, ये बोलकर कि फैंग उससे शादी करेगा। जज बोलता है, तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रही हो, इससे तुम्हें भी सज़ा मिल सकती है। सिंह कहती है, मुझे पता है और मुझे ये मंजूर है। जज बोलता है, इस लड़की ने खुद से आकर माफ़ी मांगा और सब कुछ सच सामने लाया, इसलिए इसको ज़्यादा मार नहीं दिया जाएगा, लेकिन फैंग को बहुत ज़्यादा मारा जाता है। सू सिंह को लेकर बाहर आती है तो सू उससे कहती है, मेरे साथ देने के लिए शुक्रिया। सिंह बोलती है, मैंने बस आपकी हेल्प इसलिए की क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो और मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया था। उसके जाने के बाद पेई आता है, सू उसे देखकर बोलती है, मुझे पता है उसको भेजने वाला तुम थे। पेई बोलता है, तुम्हें कैसे पता था। तो सू कहती है, ऐसी हरकतें और कौन कर सकता है। पेई कहता है, अच्छा जी। फिर वो उसको गोद में उठा लेता है। सू कहती है, ये सब क्या कर रहे हो, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। पेई बोलता है, क्या सोचेंगे, मैं अपनी बीवी को गोद में ले रहा हूँ तो कोई क्या बोलेगा। हम देखते हैं उन दोनों को प्रिंसेस देख रही थी, जिससे कि उसका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। वो फैंग के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है। फैंग कहता है, प्लीज़ मुझे आखिरी चांस दे दो। हम देखते हैं सू को रूई आकर बताती है कि उसका बेटा नहीं मिल रहा है। फिर वो उसको उसका लॉकेट देती है, जो देखकर सू बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि जल्दी से चलो हंग भाई, हमें ढूंढना पड़ेगा बच्चे को। फिर वो दोनों बाहर आते हैं तो वहाँ पे एक उड़ता हुआ तीर आता है, जहाँ पे लेटर लिखा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती है तो मेरे बताए हुए एड्रेस पे आ जाओ, वो भी अकेली। इसलिए सू अकेले जाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। जाते टाइम वो होंग मेई को ये बोल देती है कि अगर कमांडर वापस आए तो तुम उसको बता देना। होंग मेई बोलती है, ठीक है। अब वो ढूंढते हुए वहाँ पर आती है तो देखती है असल में उसके बेटे को किडनैप करने वाला और कोई नहीं फैंग था। वहीं दूसरी तरफ
फेई को प्रिंसेस मिलने आती है। उसने झूठ बोलकर फेई को बुलाया था क्योंकि वो आज फेई को हासिल करना चाहती थी, इसलिए उसके ड्रिंक में उसने कुछ दवाई मिला दिया था। वहीं दूसरी तरफ सू को भी फेंग ने ऐसा ही कुछ दवाई दिया था। सू पूछती है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? फेंग उसको बताता है कि मैंने तुम्हें शादी से पहले कभी भी हाथ नहीं लगाया था, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो गलती आज मैं सुधारना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की ट्राई करता है। सो कहती है, ये सब क्या कर रहे हो तुम? वैसे भी मुझे पता है कि फेंग, तुम्हारे और मेरे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। और अब फेंग उसको बताता है कैसे उस दिन जानबूझकर उसने सू को हासिल करने के लिए उसके रूम में एक नशा वाली दवाई छोड़कर आया था, जिससे कि सू वहाँ पे जाएगी तो वो बेहोश हो जाएगी और अपने आप पे कंट्रोल खो देगी, तो वो दोनों इंटीमेट होंगे और मजबूरन सू को उससे शादी करना पड़ेगा। लेकिन गलती से वहाँ पे उस दिन पेई आ गया था और उसको उस नशे की असर हो गई, जिससे कि उस नशा पेई के ऊपर असर हो गया था और मजबूरी में उसने सू के साथ वहाँ पे इंटीमेट हुआ था। और यहाँ पे ये राज भी खुल जाता है कि वो बच्चा जो है वो असल में पेई और सू का ही था। वहीं दूसरी तरफ पेई भी कैसे करके प्रिंसेस से बचकर बाहर निकल आता है और सीधे आकर सू को उस हैवान से बचाता है। पेई को भी यहाँ पे जब पता चलता है कि असल में फेंग ने सू को कभी हाथ नहीं लगाया था, तो वो समझ जाता है कि सू का जो बेटा है असल में वो उन दोनों का ही बच्चा है। लेकिन इस बारे में अभी तक सू को कुछ भी आइडिया नहीं था। हम देखते हैं प्रिंसेस सब कुछ देख रही थी। उसको सू पर इतना गुस्सा आ गया था कि अब वो उसको मारने के लिए भी रेडी थी। वो उस पर जैसे ही तीर छोड़ती है, वहाँ पे सू को बचाने के लिए पेई सामने आ जाता है और तीर सीधा पेई को लगता है। लेकिन वो मरा नहीं था, वो बच गया था, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था। सू उसको ऐसी हालत में देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रही थी। अब पेई उसको सच बता देता है कि कैसे उस दिन उस पोएट्री हॉल में सू के साथ जो इंटीमेट हुआ था वो पेई ही था और उन दोनों का बच्चा ही अभी उनके साथ है। जो सुनकर सू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। पेई बोलता है, देखो उस दिन पहली बार मैंने तुम्हें देखा था और जो कुछ भी हुआ था वो गलती थी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे पास पहुँचा तब तक तुम लोगों की शादी हो चुकी थी। सू को सच पता चलने के बाद बहुत बड़ा सदमा लगता है, इसीलिए सू उससे बात करना भी बंद कर देती है। पेई उससे बात करने की और मनाने की बहुत ट्राई करता है, लेकिन अभी तक सू उससे नाराज़ थी। पेई का साथी सू के पास आकर बोलता है, पेई के पास जितना भी गहने और पैसे थे उन्होंने आपके नाम पर कर दिया। जो सुनकर सू कहती है, देखो ये सब मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हूँ, तुम इसको वापस ले जाओ। लड़का बोलता है कि अगर आपको वापस करना है तो आप खुद ही चली जाओ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। सू को पता चलता है कि असल में उसके डैड के जितने भी दुकान थे किंग ने उन सब के ऊपर कब्जा कर रखा है। जो सुनकर वो उससे मिलने आती है, जहाँ पे सू उनको ये बोलती है कि मुझे पता है आपका पहला प्यार कौन था। फिर वो वहाँ पे उसी रिंग को रखती है जो राजा पहना करते थे, जो रिंग उसने अपनी सासू माँ से लाई थी। और यहाँ पे ये राज पता चलता है कि असल में किंग और सू की सासू माँ का चक्कर चल रहा था, लेकिन किंग ने प्रिंसेस की मॉम से शादी कर ली क्योंकि वो रिच थी और सू की सासू माँ को उसने छोड़ दिया था। और फेंग जो है किंग का ही बेटा है। जो सच सुनने के बाद किंग बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए? सू बोलती है कि देखो मुझे मेरे सारे दुकान वापस कर दो। जो सुनकर किंग बोलता है, ठीक है, वैसे तुम बहुत चालाक हो। सू वहाँ से निकल रही होती है तो देखती है उन लोगों ने उसको घेर रखा है। वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाओगे? लेकिन सू ने पहले से ही होंगमेई को प्रॉपर्टी का पेपर देकर भगा दिया था। थोड़ी देर बाद वहाँ पे फेंग आता है, जहाँ पे प्रिंसेस से सू ये बता देती है कि असल में किंग जो है वो अच्छे इंसान नहीं है। उन्होंने फेंग की मॉम के साथ अफेयर किया था और फेंग उसका भाई है। जो सुनकर प्रिंसेस अपने डैड के ऊपर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा गुस्सा उसको सू पर आ रहा था, इसलिए वो सू के ऊपर हमला करने के लिए आती है। लेकिन फेंग उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है और मारा जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे
पेई भी आ जाता है, जिसको हंगमई ने बता दिया था कि सू खतरे में है। वो पूछता है क्या मैं लेट हो गया। सू कहती है नहीं। फिर वो उसको वहाँ से ले जाने के लिए जैसे ही रेडी हो रहा था, किंग बोलता है इन दोनों को जिंदा मत छोड़ो। प्रिंसेस कहती है प्लीज़ डैड, आप इसको कुछ भी मत करो, इनको यहाँ से जाने दो। लेकिन उसका डैड मान ही नहीं रहा था। तो प्रिंसेस उसका पैर पकड़ के गिड़गिड़ाती है, तब जाके राजा उसको जाने देता है। अब सुबह प्रिंसेस अपने डैड से मिलने आती है तो देखती है उसका डैड तो मर चुका है। सू और पेई को भी इस बारे में पता चलता है तो वो सोचते हैं ऐसा क्या हुआ कि किंग ने खुद का ही जान ले ली। वो इतनी आसानी से तो मरने वाला नहीं है। फिर वो दोनों उसका फ्यूनरल में आते हैं, जहाँ पे सू को देखकर प्रिंसेस बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पे प्रिंसेस का जो कज़न ब्रदर जो वहाँ का किंग था वो भी आता है, जिसको देखकर वो कहते हैं कि देखो इसने हमारे साथ क्या किया। हम देखते हैं ये लोग वहाँ पे जैसे ही किंग की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करने लग गए थे, तभी वहाँ पे धुआं सा निकलता है और सारे बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। तभी किंग उठकर बोलता है कि मुझसे पंगा लेना, बोला था ना भारी पड़ेगा। असल में किंग ने ही सब कुछ किया था, वो तो मरा नहीं था, बस बदला लेने के लिए उन लोगों को वहाँ पे बुलाया था ताकि वो एक साथ सबकी सफाई कर सके। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि उसके प्लान के बारे में पहले से ही सू और पेई को पता था और वो दोनों ही उसको फंसाने के लिए वहाँ पर आए थे। जहाँ पे पेई जैसे ही उसको सारी बातें बताता है, किंग भड़क जाता है और वो उसको हमला कर मारने की ट्राई कर रहा था, लेकिन पेई उल्टा उसको ही मार गिराता है। अब जैसे ही लगता है कि सब कुछ सही हो चुका है, पेई को पता चलता है कि असल में सू अपने बेटे को लेकर घर छोड़कर जा चुकी है। रूही ये बात जैसे ही पेई को बताती है, पेई घबराते हुए सीधे सू के मॉम डैड के पास आकर पूछता है सू कहाँ है। सू के डैड बोलता है हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब पेई रूही के साथ उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो जब उसको ढूंढने जा रहा था तभी उसको प्रिंसेस दिखती है, तो वो रुक कर उसके पास आकर पूछता है आप यहाँ पे। लेकिन प्रिंसेस अब सन्यासिनी बन चुकी थी और वो कहती है कौन प्रिंसेस, मैं किसी को नहीं जानती हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है, जिसको देखकर पेई को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो सू को ढूंढने निकल पड़ता है। हम देखते हैं सू एक जगह पर शांति से अपने बच्चे के साथ थी, तभी वहाँ पे कुछ लड़कियाँ अपनी जान देने जा रही थी, क्योंकि वो तीनों ही जिस लड़के से प्यार करते थे वो लड़का उनको छोड़कर भाग गया था और वो लोग उससे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए अपना जान देने जा रहे थे। उनको रोकने के लिए सू आती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते हैं, जिससे कि सू खुद पानी में गिरने जा रही थी और तभी वहाँ पे पेई आकर उसको बचा लेता है। फिर थोड़ी देर बाद पेई उस लड़का को ढूंढ कर लाता है जो उन लड़कियों से शादी किया था। उन तीनों को पता चलता है कि उनसे शादी करने वाला तो एक ही लड़का है, इसलिए उसकी जमकर पिटाई करते हैं। अब ये लोग फिर से एक बार साथ में आ गए थे। फिर सू और पेई अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। सू ने अब पेई को पूरी तरह से अपना लिया था और उसको माफ़ भी कर दिया था। और इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है।